हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम आपके साथ मराठा एम्पायर डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि जब बाजीराव की डेथ हो गई थी 1740 में, तो उसके बाद उसका सन बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से भी जाना गया, वो रूल करना स्टार्ट करता है। कहा जाता है कि ये बाजीराव की तरह ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, बट उतना एनर्जेटिक नहीं था जितना कि इसका फादर था। तो ये 1740 से लेकर 1761 तक रूल करता है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करता है उसे देखते हैं, क्योंकि देखिए इसके टाइम में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो समय था, इसके बाद ही जो मराठा एम्पायर है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा अहमद साहब दाली के साथ, तो पूरी की तरह मराठाओं की हार हो जाएगी। साथ ही साथ जो इसके सक्सेसर होंगे इसके बाद के, वो उतने पावरफुल नहीं होंगे जितना कि ये था या बाजीराव था। और उसके बाद अंग्रेज भी आ जाएंगे, थर्ड और आपका एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो जाएगा। तो मराठा वार भी स्टार्ट होगा, एंग्लो मराठा वार। तो हम देखते हैं आगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट काम इसके साथ ये हुआ कि जब बालाजी बाजीराव रूल करना स्टार्ट करता है, तो उसी समय तक साहू जी याद कीजिए, जो मेन रूलर थे, ये तो सिर्फ उनके पेशवा थे। तो साहू जी की डेथ हो जाती है और साहू जी अपने मरने से पहले जो जितने भी मैनेजमेंट ऑफ स्टेट थे, जो अधिकार वगैरह थे, पेशवाओं के हाथ में देके चले जाते हैं। तो अब यहाँ पेशवा जो पहले इनडायरेक्ट तौर पे रूल कर रहे थे, अब डायरेक्ट तौर पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। अब साहू जी पहले नाम मात्र के भले ही थे, लेकिन अब वो वाला भी कस्टम खत्म हो गया। अब पेशवा डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस समय तक आते आते जो पेशवा पद था, जो उन्होंने अपना जो एम्पायर था उसे एक हेरिडिटरी बना दिया था। उनके बाद जैसे कि हमने देखा, बाजीराव के बाद उनका बालाजी बाजीराव सन बनता है। बाजीराव भी अपने फादर के बाद बना था। तो ऐसे में हेरिडिटरी बन गई थी उनकी पद जो थी, जो पोस्ट थी। और साथ ही साथ जब साहू जी की डेथ हो गई, तो इन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट था उसे पूना में हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया और दिखाया कि पूरा का पूरा जो एम्पायर है पूरा उनके अंडर में है। अब कोई साहू जी या किसी प्रकार के रूलर की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं बालाजी बाजीराव के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अपने फादर की तरह ही उनके ही फुटप्रिंट पर आगे बढ़ा और कहा जाता है कि जो जो पर्टिकुलर एरिया जो बाजीराव जीत नहीं पाए थे, उन सारे एरिया को भी अपने अंडर कर लेता है। जैसे कि ये सब हमने देखा, तो उड़ीसा वाला एरिया या नॉर्थ वाला कुछ एरिया बचे हुए थे, साउथ में भी कुछ छोटे छोटे एरिया जो बचे थे अभी तक, जो बाजीराव के अंडर में नहीं थे, वो सारे एरिया को ये अपने अंडर में कर लेता है। और इसी के टाइम में मराठा जो है एकदम पीक पे आ जाते हैं। कहा जाता है ना कि जब कोई इंसान बहुत पीक पे चला जाता है तो उसके बाद उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सेम बालाजी बाजीराव के टाइम में स्टार्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हाँ, जब एक पीक पे पहुंचता है उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या होता है। देखिए, जो मालवा, गुजरात या बुंदेलखंड जो पहले ही बाजीराव के टाइम में बिन हो चुके थे, अब धीरे धीरे जैसे ही बाजीराव की डेथ हुई थी, तब ये अपने आप को फिर से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहे थे। बट इसने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया और पर्टिकुलर फिर से इन एरिया पर पूरा कब्जा किया। और बंगाल, याद कीजिए, हमने जब डिस्कस किया था मुर्शिद कुली खां के टाइम में कि कैसे बंगाल को बार बार मराठाओं से कॉन्फ्लिक्ट होते थे। तो जब बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बार बार इन्वेड कर रहा था 1751 तक आते आते बार बार, तो ऐसे में आकर बंगाल के रूलर ने मराठाओं को, जो करंट का उड़ीसा है हमारा, ये पर्टिकुलर वाला एरिया, ये सारा एरिया उनके लिए छोड़ दिया है। अब उसे लग रहा था कि बार बार कितना लड़ें, इसलिए उसने एरिया दे दिया। मराठा भी खुश हो गए, वो भी बंगाल भी अपने रूल तो कर ही रहे थे, पर्टिकुलर बहुत बड़ा एरिया उनके पास था। तो ऐसे में जो करंट का हमारा उड़ीसा है वो अब इसके अंडर में आ जाता है बालाजी बाजीराव के टाइम में। आगे देखिए, अब ये तो नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, देखिए, जो मैसूर राज्य था, याद कीजिए हमने हैदर अली के टाइम में डिस्कस किया था कि हैदर अली ने कैसे बनाया, उसके बाद टीपू सुल्तान वगैरह आए। तो ये पर्टिकुलर एरिया था नीचे वाला, ये मैसूर वाला राज्य, इसने इसे फिर से अपने अंडर में किया और उन्हें हर जो ईयरली जो रेवेन्यू देना होता था, नजराना जिसे कहते थे, वो सारे देनों पर मजबूर कर दिया उन्हें। और जो छोटे छोटे रियासतें यहाँ की थीं, उन सब को भी अपने अंडर में करने की कोशिश की और लगभग कर भी लिया। साथ ही साथ जो निजाम थे हैदराबाद के, ये तो बेचारे बार बार ही हार जा रहे थे। हमने बाजीराव के टाइम में भी देखा, 2 बार हार गए, और बालाजी बाजीराव के टाइम में भी देखेंगे बार बार ये डिफीट हो रहे हैं। तो उन्हें भी बार बार डिफीट किया उदयगिर में, और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर एरिया थे वो देने पर मजबूर किया। और कहा जाता है कि रेवेन्यू ऑफ 62 लाख पर ईयर, सोचिए उस समय तक ये बहुत बड़ा, समझिए 62 लाख आज भी बड़ी रकम है, उस समय बहुत बड़ी रकम थी। तो 62 लाख पर ईयर हैदराबाद के निजाम को देना फिक्स हुआ, तब जाके इसने पर्टिकुलर इस एरिया को छोड़ा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसके टाइम पे पूरा पीक था बालाजी बाजीराव के टाइम में। आगे देखते हम, देखिए
देखिए ये वो समय है जब ये दिल्ली तक पहुंच गया, और दिल्ली में भी जो पर्टिकुलर रूलर थे, मुगल वगैरह जो कहने को बड़े रूलर थे, उनके जो पपेट वगैरह थे, जो भी बनते थे, मंत्री वगैरह, वजीर वगैरह, ये लोग डिसाइड करने लगे थे। ऐसे में नॉर्थ इंडिया में जब मराठा पहुँचे तो ऑलरेडी पर्टिकुलर इस एरिया पर अहमद शाह अब्दाली, याद कीजिए हम डिस्कस किए थे, पर्टिकुलर रूल कर ही रहा था, उसे लग बार बार यहाँ पे इन्वेज भी कर रहा था। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होना एक बहुत बड़ी, लगा के कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। तो हम देखेंगे कि जब नॉर्थ इंडिया ये पहुँच जाता है तो अहमद शाह अब्दाली को लगता है कि अब धीरे धीरे ये हमारे एरिया में भी आ सकते हैं, पर्टिकुलर पूरा अफगान, जैसे कि मुगलों ने कर लिया था, शायद ये भी अपने आप को एम्पायर स्टेब्लिश कर दें। तो ऐसी कंडीशन में अहमद शाह अब्दाली ने एक अलायंस बनाया, किसके किसके साथ में, ये ज़रा ध्यान रखेंगे। नजीबुद्दौला जो रोहिल्लाखंड का रूलर था उसके साथ, और शुजाउद्दौला जो अवध का रूलर था उसके साथ। इन दोनों के साथ जो पहले ही मराठाओं की कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी थी, मराठाओं ने इन्हें हरा दिया था, तो इनके अंदर भी गुस्सा था, इन्हें भी मौका चाहिए था कि कैसे भी करके मराठाओं को सप्रेस किया जाए, और ये मौका दे दिया इन्हें अहमद शाह अब्दाली ने। उनके साथ एक अलायंस बना लिया। अब अहमद शाह अब्दाली भले ही उस समय तक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट उन्हें इतना समझ में आ गया था कि जो मराठा हैं वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मे भी उन्हें हरा भी सकते हैं, इसलिए इसने अलायंस बनाया, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत थी नजीब उद्दौला जो रोहिल्लाखंड वाले और शुजाउद्दौला के साथ, अवध के साथ, और ये दोनों के साथ लड़ाई होगी। दूसरी तरफ देखिए, जो मराठा आर्मी थी, नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा नहीं था जो इन हेल्प करता, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सबको हरा दिया था, सबको बड़े ही मतलब इंसल्ट किया था एक तरह समझिए। मुगलों क्या करते थे, जब मुगल थे तो हराते थे तो इंसल्ट नहीं करते थे, उनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन वगैरह करके या रिस्पेक्टिव बिहेवियर करके उन्हें अपने अंडर में रखते थे। लेकिन मराठाओं को लगा कि वो उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्थ इंडिया में इन्हें कोई अलायंस नहीं मिला और ना ही कोई सपोर्ट मिला। जो भी लोग थे इनके गुस्से में थे, इनसे नाराज ही थे, ऐसे में किसी ने इनका सपोर्ट नहीं किया। तब बालाजी बाजीराव को लगा कि अहमद शाह अब्दाली जो इतना बड़ा अलायंस बना चुका है, उसे अगर डिफीट ना किया गया तो हमारा पूरा का पूरा मराठा एम्पायर फिर से अपने हाथ से निकल जाएगा। तो आनंद फानन में उसने अपने सन, एक माइनर सन को एक आर्मी के साथ भेजा। एक कहा जाता है कि मेन रूल तो कर रहा था जो उसका माइनर सन था, लेकिन जो एक्चुअल पावर जिसके पास था वो सदाशिव राव था, जो कि बालाजी का कजन ब्रदर था। ऐसे में मेन जो रूल आर्मी जिसके अंडर में गई थी वो सदाशिव राव भाऊ जो थे उनके अंडर में गई थी। यही देखिए आपने करंट में अगर पानीपत मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कैसे सदाशिव राव भाऊ अपने भतीजे को लेकर गए हैं पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए। यही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा, जहाँ पर मराठाओं की जो भी फ्यूचर होगा डिसाइड हो जाएगा। मराठाओं के साथ साथ इंडिया का फ्यूचर क्या होगा वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इनके साथ एक आर्मी बनती है और कहा जाता है कि इनके साथ 28,000 उस समय के जो मराठाओं के जो इम्पोर्टेंट सबसे बेस्ट ट्रूप थे वो गए थे इनके साथ लड़ने के लिए, क्योंकि सामने एक बड़ी सेना थी। अहमद शाह अब्दाली जो पहले ही बार बार हरा चुका था लोगों को, ऐसे में साथ साथ उसे अवध के लोगों का भी सपोर्ट था। तो यहाँ पर आगे वॉर होगा, देखिए कैसे वॉर होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, याद कीजिए हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत डिस्कस कर लिया था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ हुआ था और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे में 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में एक बैटल होता है, किसके किसके बीच में, मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली का जो अलायंस था उनके बीच में। याद कीजिए हमने पहले भी कहा था उस समय तक मुगल क्या थे, लिमिटेड हो चुके थे। अब एक्चुअल लड़ाई हो रही थी मराठाओं के द्वारा, तो मराठा ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ही बुरे तरीके से अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा देता है। जो उनके 28,000 ट्रूप्स थे वो बुरे तरीके से मार दिए गए, और उनका जो भाई था सदाशिव और साथ ही साथ उनका जो सन था वो दोनों के दोनों उनकी डेथ हो गई। ऐसे में जो पेशवा था बालाजी बाजीराव, जो नॉर्थ इंडिया की तरफ उनकी हेल्प के लिए बढ़ रहा था, उसे पता था कि शायद वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, 28,000 आर्मी कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, तो वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था। और बीच रास्ते में उसे पता चला, उसके पास न्यूज आई कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की बुरी तरीके से हार हुई है, उसका सन और उसका कजन ब्रदर दोनों ही मारे गए हैं, और उनकी बेस्ट आर्मी जो 28,000 आर्मी थी वो भी मारी गई है। ऐसे में एक स्टनिंग न्यूज़ सुनकर वो पहले से बीमार चल रहा था और 1761 में ही इसकी डेथ हो जाती है, जून 1761 में। देखिए जनवरी की ये घटना है और जून में आकर 1761 में इसकी डेथ हो जाती है। तो अब जो मेन रूलर थे इनका भाई भी नहीं रहा, और इनका जो माइनर सन था जो ऑलरेडी थोड़ा बड़ा था, रूल कर रहा था, एरिया संभालने लगा था, वो भी नहीं रहा।
ऐसे में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कहा जाता देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एक पॉइंट यहाँ पे जरूर याद रखेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने ये डिसाइड कर दिया कि इंडिया पे कौन रूल नहीं करेगा। ये भले डिसाइड ना कर पाए हो कौन रूल करेगा, लेकिन ये डिसाइड कर दिया कि कौन रूल नहीं करे। क्यों? क्योंकि मराठा जो उस समय तक अपने आप को एरिया फैला रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे, तो अब मराठाओं को लगने लगा कि मराठाओं को हराया जा सकता है, और इनके जो सक्सेसर हुए लेटर ऑन वो उतने स्ट्रांग नहीं हुए। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ देखेंगे कि बालाजी बाजीराव का जो उत्तराधिकारी सक्सेसर होगा कौन होगा, कौन रूल करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद कैसे मराठा पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएंगे। जो सेकंड और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी एंग्लो मराठा वार होगा वहाँ पर मराठाओं की हार होगी, और ब्रिटिशर्स जो पूरे एरिया पर अभी तक मराठाओं रूल कर रहे थे उन पर रूल करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.